नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी हिमाचल के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। कार्यक्रम का नाम है आज की बात, और आज की बात में हम बात करने वाले हैं आपदा की, हिमाचल की आपदा, जिसका एक मंजर आपने पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में देखा, और इसका एक ट्रेलर इस साल 31 जुलाई की रात को देखा, जब 3 जिलों की ऊंची चोटियों पर ऐसा जो सैलाब है वो पहाड़ों से निकल कर आया, जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी, कई गांव तबाह कर दिए, कई घर तबाह कर दिए। और इस पर चर्चा आज हम कार्यक्रम के दौरान करेंगे। टिकेंद्र पंवर जी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, एक्स डिप्टी मेयर हैं नगर निगम शिमला के, साथ ही साथ पर्यावरणविद भी हैं, एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और अलग अलग मंचों पर, अलग अलग मोर्चों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या किए जाने चाहिए, उस पर अपनी बात रखते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टिकेंद्र पंवर जी इस खास कार्यक्रम में। जिक्र आपदा का आज हम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो ताज़ा तस्वीरें हमने शिमला के इन 3 ज़िलों में देखी, हिमाचल के इन 3 ज़िलों में देखी हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, विभत्स तस्वीरें जो कि डराने वाली हैं। और अभी ये ट्रेलर मैंने शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी मानसून गया नहीं है, बारिश का दौर लगातार जारी है, और भगवान न करे कि अगर पिछले जैसी स्थिति प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात बनते नज़र आ रहे हैं, कहने को कुदरती आफत है, लेकिन इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं इंसानी भी इसमें गलतियां आप कह सकते हैं, या फिर वो चीज़ें जो की जानी चाहिए थी या नहीं की गई। इस खास कार्यक्रम में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहता हूं कि ये जो 3 ज़िलों में अभी हालात बने हैं, क्या ये सिर्फ कुदरती हालात हैं या फिर इसके लिए इंसान भी जिम्मेदार है? अगर इंसान भी जिम्मेदार हैं तो क्या वो चीज़ें हैं जो हो सकती थी नहीं की गई? एक पूरा ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहता हूँ इन नेचुरल कैलेमिटी जिसको नाम दिया गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच धर्म प्रकाश जी। और आपने जो बात कही, एक्चुअली पहली बात तो मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूँ कि आप विनाश की तैयारी रखिए। मतलब ये न्यू नॉर्मेटिव, और मैं समझाऊंगा क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो आपदाएं हैं वो उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। पहली बात ये है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दरअसल हमारी जो क्लाइमेट वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी ग्रंथ है। जैसे धर्म में ग्रंथ होते हैं, गीता, बाइबल, वैसे ही वैज्ञानिकों की जो पर्यावरण वैज्ञानिक है उनका ग्रंथ है, इसको IPCC रिपोर्ट कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जो वैज्ञानिक हैं वो काम करते हैं, और अभी इसकी 6 रिपोर्ट आई है, IPCC 6 रिपोर्ट। उसने ये कहा है, पूरे दुनिया पर उसने बात कही गई है, और उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें 2 सबसे वल्नरेबल जोन्स हैं। एक है कोस्टल इंडिया। अगर जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ये होता रहा, मैं वो भी आता हूँ कि क्या परिवर्तन हो रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। अभी हम जो 200 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने से वो कह रहे हैं 1.5 डिग्री नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो अगर हम गूगल क्लॉक खोलते, क्लाइमेट क्लॉक, वो आपको बताती कि मुश्किल से आपके पास 5 साल बचे हैं, 5 के आसपास, जब वो 1.5 डिग्री पहुंच जाएगा। और जब वो 1.5 डिग्री पहुंचेगा तो वो एक समय, थोड़े समय के लिए जब वो रहेगा, तो मुंबई जैसा आपका शहर जो है वो शायद 25-30% डूब जाएगा। तो कोस्टल इंडिया सबसे, और सेकेंड मोस्ट वल्नरेबल जोन वो बोल रहे हैं वो है आपका हिमालय के पर्वत। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है कि एक तो ये सबसे यंग है, अभी इनमें फॉर्मेशन हो रही है, टेक्टोनिक शिफ्ट्स बोलते हैं उसको, तो अभी ये बन रहे हैं, इनकी बनावट है, अभी लाखों साल और लगेंगे इनको बनने के लिए। तो इसमें अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो और तबाही लाएगी, और यहाँ तबाही इसलिए भी ज़्यादा आएगी क्योंकि जैसा आपने कहा ये नेचुरल नहीं है साहब। तो IPCC 6 ने ये साफ कह दिया है इस रिपोर्ट ने, ये एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो कहते हैं कि वो इंसान द्वारा रचित है। तो इवन जो नेचुरल डिजास्टर हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है, जो कार्बन एमिशंस हैं, उसकी वजह से ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से ही सारा परिवर्तन हो रहा है। अब हिमालय में क्यों मैं कह रहा हूं कि तबाही का आलम बहुत ज्यादा आने वाला है, 3 बातें वो और कहते हैं। वो कहते हैं कि एक, जो पहले आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे आपने अभी बहुत शाराना में कहा, हाँ, मतलब कि किस तरह से हुआ, वो सही है आपकी बात, लेकिन ये साहब अब आप शायर के आप तैयार रखिए, ये हर साल होंगे। पहले वो बोलते थे एक होता था 100 साल में, अभी क्लाइमेट वैज्ञानिक बोल रहे हैं ये 100 होंगे 100 साल में, हर साल। और धर्म प्रकाश जी, उनकी दूसरी जो बात है वो ये कही है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि शॉर्टर पीरियड में ग्रेटर प्रेसिपिटेशन, विच मीन्स कि थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली आएगी, या फिर ड्राउट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं, जैसे शिमला की बात आप कर रहे हो।
तीसरी बात जो बड़े मजे की बात है, अब आप नहीं कब पैदा हुए आप, लेकिन अगर आप 1986 के बाद पैदा हुए हैं तो वो वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो भी बच्चा 1986 के बाद पैदा हुआ है उसने एक भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल सीजन नहीं देखा है। जब गर्मी होनी चाहिए थी तो बारिश हो जाती है। पिछली बार गर्मी में 23 जुलाई को हमारे बर्फ पड़ी पहाड़ों में, जिसकी वजह से बहुत सारी भेड़ बकरियां मर गई, क्योंकि 15 दिन उनको कुछ खाने को था नहीं। हमारे शिफ्ट करते हैं ना, पेस्ट्रोल शिफ्ट होते हैं। तो 1986 के बाद से जो पैदा हुआ है उसने एक, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि 1986 के बाद जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनके लिए एबनॉर्मेलिटी एक नया नॉर्मेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डिजास्टर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, या जो आप कह रहे हैं तबाही है, वो हर 2 महीने में एक देखी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब अभी हमें मालूम पड़ा है शिमला में तुरंत ये हो गया है, मतलब आपने ही बताया कि लक्कड़बाजार के पास शायद कुछ बैठ गया है। तो ये पूरा हिमालय बहुत, इसमें एक तो ऑलरेडी क्लाइमेट जो इंड्यूस्ड जो डिजास्टर है वो बेसिकली इंसान रचित है। दूसरा क्या है कि उससे जो मुकाबला करने के लिए, तो मूल बात ये है तबाही के लिए तैयार रहो। ज्यादा तबाही तब होगी जब हम उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ करेंगे, जैसे नदी नालों में घर बनाना, जैसे आपके आंखें बंद करके हाइड्रो पावर बनाना, जैसे आंखें बंद करके रोड को चौड़ा करना, 4 लेन करना, आंखें बंद करके शहरीकरण करना, जो ओपन स्पेसेस होनी चाहिए थी उनको आप बिल्डिंग बनाना, मतलब, और जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उस पे भी अगर आप घर बनाओगे तो आप बचोगे नहीं। बचना तो वैसे भी हिमालय पे, मतलब इसलिए संकट हमेशा सिर के ऊपर है। जो उन्होंने कहा कि डिजास्टर शुड बी द न्यू नॉर्मेटिव, कि ये नया नॉर्मल के लिए इस तरह से हमें तैयारी रखनी चाहिए। ये आप रिपोर्ट को रेफर कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वी शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन फ्यूचर, तो तैयारियां भी तो कुछ चीज़ होती है, और प्रेजेंट में अगर क्या वो सुधार हैं या क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं शिमला की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तो लास्ट ईयर जो हिमाचल ने देखा है उससे पहले वो चीज़ कभी नज़र नहीं आई, और इस साल अभी जो हालात, अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं उस लास्ट ईयर की सिचुएशन के साथ। तो मतलब तब से लेकर अब तक हमने कुछ सीखा नहीं। अगर कुछ सीखा है तो क्या वो एक साल के अंदर अंदर उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते, या आ सकते हैं? कुछ तो कर, ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए धर्म भाई, कुछ सीखा है, बहुत कुछ नहीं सीखा है। ये पिक्चर आप तस्वीर दिखा रहे हैं पीछे, बड़े कमाल की पिक्चर और डरावनी भयानक है। अब ये देखिए ट्रैक गया, यहाँ पीछे जो आपने पिक्चर दिखाई ये समर हिल की है। बिल्कुल। अभी आप दोबारा प्लीज किसी को भेज के देखिए, यहीं पर एग्जैक्टली दोबारा से मंदिर बन रहा है। तो मतलब पता है कि नाले हैं, बुजुर्गों की कहावत है पहाड़ में कि नालों के नजदीक घर नहीं बनाने हैं, फिर भी आप वहीं बनाओगे तो बचोगे नहीं। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं धर्म प्रकाश। एक है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब संस्थागत तरीके से सरकार की जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनकी क्षमता बढ़नी चाहिए कि भाई देखो ये होने वाला है, तो अगर ये होने वाला है तो इसमें विज्ञान ये बोल रहा है, तो इस तरह, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रोड नहीं बनाओगे, ये तो मतलब नहीं है। लेकिन कैसे रोड बनाओगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर नहीं बनाओगे, तो घर बनाओगे तो कैसे बनाओगे और कहाँ बनाओगे। तो अगर आपके पास ये भी पता लग जाए धर्म प्रकाश जी, ऐसे मान लो शिमला है, शिमला में आप बाहर से आ रहे हैं या कहीं से भी रहने वाले हैं, तो शिमला जैसे शहर, मतलब हमारे जो हिमालयों पे जो हमने एक अभी पर्वत मंथन किया है, अभी हम करीब 5 सेक्रेटरीज को ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, जो 5 अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि जो हम हिमालय के पूरा नेटवर्क को बिल्ड करें, हिमालय तकरीबन सारा का सारा इसी तरह से वल्नरेबल है। तो अब अगर वहाँ पर ये पता लग जाए कि देखो भाई वल्नरेबल जो जोन्स हैं, वल्नरेबल का मतलब हिंदी में हम क्या कहेंगे कि जो जहाँ पर ज़्यादा खतरा है, संवेदनशील है, तो जहाँ ज़्यादा संवेदनशील है वहाँ कम से कम घर तो मत बनाओ, वहाँ कम से कम रोड तो मत बनाओ। अब जो ये नेशनल हाईवे हमारा बन रहा है, आप पहाड़ को काटने की पुरानी विजडम है साहब कि आप पहाड़ को टेरेस में काटते हो, वर्टिकल नहीं काटते हो। आप ये शिमला परवाणु, आप मेरे से अभी कुल्लू वाला बंद हुआ, आप मेरे से आप लिख कर ले लो आप यहाँ पर, ये शिमला परवाणु वाला हर बार बरसात आएगी और ये बहता रहेगा। तो ये काम तो कम से कम मत करो। तो बट उसमें एक चीज़ ये भी है ना कि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, साथ में आप एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात भी करते हैं, ये 2 वो समानांतर चीज़ें हैं जिसका साथ में चलना ज़रूरी है। अब उसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, क्योंकि डेवलपमेंट को हम बीच में रोक नहीं सकते, और डेवलपमेंट का मतलब ही है, अगर रोड लाइंस की आपने बात करी, रोड लाइंस तो एक तरह से किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है, उसके बिना आपकी इकोनॉमी ग्रो कर नहीं सकती। तो उस चीज़ को साथ में लेके चलना, साथ ही साथ एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए एफर्ट डालना, कैसे दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलाई जा सकती हैं? वही है, ये पटरी के 2 पहलू नहीं है, पटरी की कन्वर्जेंस ज़रूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ यही सवाल
आप डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, क्या फायदा उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जब आपको पता है कि उसने बहना ही है। पिछले साल 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस साल भी उम्मीद है कि करीब 5-6 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा। अभी मौतें तो हो ही गई है, करीब 50 से ऊपर चले गई हैं, आज और कितनी होंगी मैं मालूम नहीं। जब हमें मालूम है कि ऐसा डिजास्टर पहाड़ में होना है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन तो हो सकती है ना। अब जैसे आपने 4 लेन बताया, मैं आपको इसी के कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। मैं पिछले दिनों पूरा सर हिमालय घूम कर आया हूं, मतलब गुवाहाटी भी गया, सब जगह अनफॉर्चुनेटली यही ट्रेंड है जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, द पैरानोया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो पागलपन है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर टिक ही नहीं रहा है, आपका बनाकर करोगे क्या। अब परवाणु वाला आपका एग्जाम्पल है, आप 4 लेन के बजाय अगर आप परवाणु वाले को 2 लेन में स्ट्रेंथन करते और 2 लेन आप सुबाठू वाले रोड से उसको स्ट्रेंथन कर लेते तो आपके दोनों बड़े बढ़िया चल सकते थे। तीसरी बात यह है कि आपकी हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट चीज है धर्म प्रकाश। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप वो कैरिंग कैपेसिटी समझो ना, और आप ये समझो कि आपकी आबादी तो है 70 लाख और आप 6 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर लगा दोगे, और टूरिस्ट भी कैसा आ रहा है, मतलब लाजपत नगर तो शिमला में खड़ा नहीं कर सकते ना हम। तो अगर हम शिमला में लाजपत नगर बिल्ड करेंगे तो वो वैसे ही डूबेंगे जैसे लाजपत नगर डूबता है, या वैसे जैसे गुड़गांव डूबता है। तो ये जो पूरा माइंडसेट है पहाड़ में रहने का और इसमें डेवलपमेंट का, ये बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। अगर आप थोड़ा बिल्डिंग पे आएंगे अगर इसमें, तो मैं आपको वो भी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था शिमला के स्ट्रक्चर की, क्योंकि शिमला पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले साल जो कुछ हुआ, चाहे आप ये शिव बावड़ी ले लो समर हिल का, चाहे खलीनी या कनलोग के एरियाज़ ले लो, विकास नगर के एरियाज़ ले लो, ज़्यादा जो वजह सामने आई बाद में कि इसका जो मेन रीज़न था वो शिमला का ड्रेनेज सिस्टम था जो सिस्टमैटिक नहीं था। और उसको लेके अभी एमसी कमिश्नर से हमने बात की 2 दिन पहले, उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक इसे स्ट्रेंथन किया गया है पिछले 1 साल में। अभी कुछ बजट भी इन्होंने एलोकेट किया है, एक तरह का 77 करोड़ के आसपास का एक प्लान बनाया है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल भी गया है। कहने का मतलब उनका ये है कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं और कोशिश ये है कि इसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो ड्रेनेज सिस्टम, पानी का जो रास्ता है, पानी को, क्योंकि शिमला जिस तरह से बन गया है, आबादी के लिहाज से बात करें, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा तो वजह ये भी है एक तरह से। तो ये कैसे हो गया, मतलब आप सत्ता में भी हैं, 2 वजह आप देख भी रहे हैं, आपके सामने ये हो गया और आप कुछ कर नहीं पाए। 2 वजह कहूँगा। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम सस्ता होता ना तो मैं किसी के घर से जूते छोड़ के और चप्पल में ना आता आपके स्टूडियो में, मैं पूरा भीग गया हूँ आज की बारिश में। तो अनफॉर्चुनेटली आप दिखा नहीं सकते थे, दिखाने से पता लग गया पूरा, मतलब सड़क ड्रेनेज है, पूरी सड़क पर पानी बह रहा है और उसके लिए 77 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब मैं उसको, ये मजाक है, लेकिन असली बात क्या है, 2 एलिमेंट है। ये कोई इंडिविजुअल की वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं है पहाड़ में, ये प्लान डिस्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें योजना का ही फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने जो कॉपी पेस्ट मॉडल्स है ना प्लेन के, अब चंडीगढ़ जब शहर बनेगा ना साहब, धर्म प्रकाश, चंडीगढ़ का मॉडल शिमला में नहीं लगता। अब मैं अपने कमिश्नर्स को, पुराने सबको कहता हूँ, मतलब ये शिमला की बर्बादी का आलम शुरू करते हैं गोरे यहाँ पर आकर, क्योंकि मेरे कम्युनिटीज़ को रहना नहीं आता था पहाड़ के ऊपर। हमारे जो कम्युनिटी समुदाय थे वो हमारे, इसको बोलते हैं वो, मतलब दोगरी, हमारे दोगरी बोलते हैं नाले में, और पहाड़ के ऊपर गर्मी में जाते थे और सर्दी में दोगरी में आ जाया करते थे, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर रह ही नहीं सकते थे। तो पहाड़ पे रहने की जो इंजीनियरिंग फीट है, जैसे आपकी ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं आप वाइसरायल, ये गोरों ने सिखाया। 1886 में उन्होंने यहाँ पर हाइड्रो पावर लगा दिया और बिजली आपके यहाँ पहुँचा दी। जो बिजली नहीं थी तो आप सस्टेन कर सकते थे सर्दी में, लेकिन वो डेविल थे, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने लूटा यहाँ से बहुत पैसे। लेकिन फिर भी मैं सबको बोलता हूँ, फॉर हेवन से, खुद भगवान के लिए आप एक बार जाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ब्रिटिश मैनुअल ऑफ इंजीनियरिंग देखिए। ब्रिटिश मैनुअल ऑफ इंजीनियरिंग, जो आपने ड्रेन्स की बात कही है, वो 2 बातें बड़ी साफ कहता है। एक, वो कहता है कि जो ड्रेन बनेगी वो कभी भी कॉन्क्रीट नहीं होगी। वो ड्रेन जो पहाड़ में बननी चाहिए वो खड़ौंजा पत्थर, पहाड़ी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एम्बैंक्ड ड्रेन, मतलब खड़ौंजा होगा ताकि वो पत्थर में से पानी रच कर जाए और वो नीचे हमारे जो चश्मे होते हैं, बॉडियां होती हैं, इस तरह से वो रिचार्ज होती है। नेचुरल प्रोसेस है, आपको ड्रेन बनानी। एक ड्रेन आप मुझे बता दीजिए शिमला में जो खड़ौंजा पत्थर है। खड़ौंजा पत्थर तो नहीं है, लेकिन कंक्रीट की जरूरत है। अभी कृष्णनगर का हमने परसों दौरा किया, घाट आप चला सकते हो साहब, मतलब हमारे पहाड़ में घाट चलते हैं जिसमें मक्की पीसते हैं ना, मक्की, और तो ये इतना तेज पानी का प्रेशर है, तो ये क्या मजाक हो रहा है। तो फ्लडिंग आप कर रहे हो, टिका नहीं रहे हो पानी, तो बेसिक आप, तो ये मैंने बोला जो योजना ही फॉल्टी है, उस 77 करोड़ भी पानी में ही जाएंगे, क्योंकि हम वो। दूसरी बात उन्होंने ड्रेन्स को कही कि ड्रेन कवर नहीं करनी है। एक ड्रेन नहीं बची, एक नाला जो कवर नहीं हो गया है। और ये मिडिल क्लास का भी प्रेशर रहता है। क्या होता है, पहले वो ड्रेन में घुसते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, फिर वहां पिलर गाड़ देते हैं,
और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, उसके ऊपर सीढ़ी बना देते हैं, वो सारी ड्रेन मिट्टी से भरी पड़ी है। और जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है पूरा शिमला में, वो अपना घर तोड़ेंगे, फिर वहीं पर मिट्टी डाल देंगे। तो ये एमसी तो पूरे नालों को कंक्रीट कर रही है, और इनका कहना है कि इनका तो कहना है कि ये बचाव है एक तरह से। यही बचाव नहीं है साहब, ये कृष्णानगर का पूरा नाला नीचे क्योंकि जब वो ड्रेन चौक होगी, वो किसी न किसी के घर में पानी घुसता है। ड्रेन अगर खुली रहेगी, ब्रिटिश मैनुअल बोलता है, तो वो साफ करना आसान है ना। ऐसा तो है नहीं कि गंदी नहीं होगी, ड्रेन होगी मतलब गंदी होगी। तो अगर गंदी होगी, उसको साफ करना आसान है खुली में, या उसको बंद होने में आसान है। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला है। एक तो ये, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है, कभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट यही हम माउंटेन अभी स्टेट्स में जो हम ये काम कर रहे हैं कि आप ये बताओ कि कितना आरसीसी बेहतर है यहाँ के लिए। तो जब तक आप जमीन के नीचे, जब आप सिर्फ एक लैंड यूज फार्मूला, जो मैंने बोला चंडीगढ़ का प्लान यहाँ ले आते हैं, जो हमारा मास्टर प्लान है वो भी इसी तरह से है। क्या है FAR, हम उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो, कि FAR 1.5 है या 1.75, उस हिसाब से हम वर्टिकल हाइट दे देते हैं। ऐसे नहीं होता है पहाड़ में। पहाड़ में होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में रॉक एक सा नहीं है। जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है पहाड़ में, वो डिफरेंट है। तो वो जो जियोलॉजिकल फाउंडेशन पर आपका जो मास्टर प्लान तय होना चाहिए, एवरी इंच of the land should be measured, mapped through geological study, जिसको हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। दो चीजें जो बिल्कुल नो मीन्स नो होनी चाहिए धर्म प्रकाश जी, और वो अनफॉर्चुनेटली अभी प्रोसेस में है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो हम सेंडाई फ्रेमवर्क से इतनी बात करते हैं, कि एक आपका जहां पर वाटर बॉडी है, जहां पानी नीचे बह रहा है, चाहे रिमोट सेंसिंग से या कॉमन नॉलेज से आप बता देंगे। आप 10 लोग मोहल्ले के इकट्ठा करेंगे, वो बता देंगे आपको कहां पानी के पुराने चश्मे थे। वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जहां पर जो पत्थर मजबूत नहीं है, इसलिए जियोलॉजिकल, उस हिसाब से वर्टिकल स्ट्रेंथ, वर्टिकल हाइट जानी चाहिए, ना कि एक सिंगल FAR के हिसाब से। तो ये जब तक हम पहाड़ में नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट राज्यों को लेकर शामिल करने की, ताकि दोनों सब तरह के, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालय हैं, वो आपस में बातचीत करें। इसलिए हम उनको ले भी ले जा रहे हैं अभी, क्योंकि ले का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो मेरे अंडर सुपरवाइज हुआ था, हमने उसको बिल्ड करने की कोशिश की है। तो जब तक हम इन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज पे काम नहीं करेंगे, देखो धर्मप्रकाश जी, एक बात मान लो, तबाही होनी है। तबाही से कितना नुकसान होगा, ये निर्भर करेगा आप पर, मेरे ऊपर और हमारी कम्युनिटी पर, कि हम डेवलपमेंट का रास्ता कैसे लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल नॉर्थ ने वो 1.5 डिग्री के पास पहुंचा दिया है। जब तक वहां से फॉसिल फ्यूल में मैसिव रिडक्शन नहीं होगी, जैसे US है, यूरोप है, उन्होंने खा चुके हैं कार्बन स्पेस एटमॉस्फेयर से। मतलब उन्होंने इतना जो विकास का अपना पहिया चलाया है कि उन्होंने हम अगर 100% भी पेड़ लगा देंगे ना, हम बचेंगे नहीं। ये थॉमसन की रिपोर्ट है 70s 80s की, हिमालय पर, M थॉमसन, आप कहीं से पता कर ले। तो हम फिर बचेंगे कैसे? अगर हम थोड़ा गलती जो हम कर रहे हैं, जैसे समर हिल में नाले तो मत बनाओ, जैसे फ्लड प्लेन्स में नदी के नजदीक तो मत बनाओ, जैसे जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसकी मैपिंग तो करवाओ। अब शिमला में हमारे ज़माने में हमारे एक बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, आजकल हीपा में लगाए, नाम लेना ठीक नहीं है, वेरी फाइन ऑफिसर, एक्चुअली उनको एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, वो हीपा में बेचारे लगाए हुए हैं। तो हमने शिमला के एक एटलस तैयार किया है। ऐसा एटलस, एक तो एटलस होता है ना, एक एटलस है जो वल्नरेबिलिटी एटलस बोलते हैं उसको। वल्नरेबिलिटी का मतलब वही, मतलब जो भी आप, संवेदनशीलता। तो अगर आप एक एक वार्ड का वल्नरेबिलिटी एटलस मैप कर देंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे थ्रू विज्ञान, इसको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, विज्ञान की तरफ से और लोगों की विजडम की तरफ से। देखो धर्मप्रकाश जी, लोगों की विजडम बहुत बड़ी चीज होती है, वो नहीं छोड़नी चाहिए। विजडम, सॉरी टू इंटरप्ट, लोगों की विजडम की आप बात करें, ये जो भी प्लानिंग हो सकती है, वो आप शायद उन एरियाज की बात कर रहे हैं जहां पर अभी कुछ है नहीं, और वहां पे करने से रोका जा सकता है। ऑलरेडी अभी जो बने पड़े हैं, जो ऑलरेडी बने पड़े हैं, जैसे बने पड़े हैं, जैसे मतलब लोगों के घर के बाहर आप निकलते हैं और सामने अगले घर का दरवाजा, इतनी भीड़ में आप, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर वहां पर बने पड़े हैं, लोगों की विजडम तो है उस मोहल्लों में। तो जो हमने एटलस बनाया था, तो शिमला का बनाया था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का, तो वहां पर वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स ऑलरेडी मैप्ड थे। कि अभी देखो ये वल्नरेबिलिटी पॉइंट, यहाँ होना ही होना है डिजास्टर जब होना है, और वहीं होता है। तो वहाँ नाली में क्या बदलाव करना है, कलवर्ट को कैसे स्ट्रेंथन करना है, नाली को कैसे ठीक करना है, और जब डिजास्टर होगा तो आप इमीडिएट इकट्ठा होकर कहाँ जाएंगे, ये भी तो चाहिए ना, कि आपको ऐसा कौन सा स्पॉट है, स्कूल है नजदीक या क्या है, तो वो सबके जहन में तैयारी होनी चाहिए। लोगों के विजडम धर्मप्रकाश जी इसलिए है, आपको वो एंडमन्स की कहानी पता होनी चाहिए, कि जब सुनामी आए, इतने जब लोग मरे, एंडमन की एक ट्राइब थी जो नहीं मरी, और उनकी विजडम क्या थी धर्मप्रकाश जी, कि जब वहां लोग गए, मतलब हमारे ऑफिसर्स के, सब लगता उनको सब मर गए, उनको लगा कोई बचा नहीं है, जब उनको ढूंढने गए तो देखा पहाड़ से वो चिल्ला रहे हैं कि हम जिंदा हैं, अभी बच गए।
तो उन्होंने पूछा यार हम नहीं बता सके, तुम कैसे बच गए? हाँ। उन्होंने बोला जब हमने देखा कीड़े मकोड़े समुंदर में जाने के बजाय वापस जा रहे हैं, हमें लगा पता तबाही आ रही है। तो विजडम कभी कम मत आंकी है आम लोगों की। तो लोगों की विजडम है, क्वेश्चन ये है हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते हैं। लेकिन विज्ञान भी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए। अब येलो अलर्ट है, अब जैसे केरल में मैं कमीशन का मेंबर हूँ, केरल में वायनाड में आपने देखा भी क्या हुआ। हम केरल के अंदर इनफैक्ट एवरी इंच ऑफ जो लैंड है उसको मैप करने जा रहे हैं, और वहाँ पूरा प्लानिंग का जो इंस्टीट्यूशन मेथड है, क्योंकि जो अर्बन कमीशन 30 साल के लिए अर्बन पॉलिसी बनाएगा, उसमें हम इस तरह उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब रिस्क इन्फॉर्म्ड मास्टर प्लान होगा कि देखो अगर फिर भी मरना है किसी को तो जाओ भाई, तुम बनाओ, लेकिन ये जमीन खतरनाक है। वहाँ पे तो चीजें ये भी निकल के आ रही है, कुछ इलीगल माइनिंग का बहुत मैटर चल रहा है, सब जगह है। अभी लेकिन ये इलीगल माइनिंग से नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा डिजास्टर तो सिर पर बैठ चुका है ऑलरेडी। उसके लिए हम कम जिम्मेवार है, ग्लोबल नॉर्थ ज्यादा जिम्मेवार है। जिन मुल्कों ने ऑलरेडी ये कार्बन स्पेस खा चुके हैं, मतलब 200 साल की, मतलब उनका किया हम भुगत रहे हैं। उनका कर किया। और ये पूरे देखिए साहब, एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट है, उसको एनाटॉमी ऑफ साइलेंट क्राइसिस बोलते हैं। वो बोलते हैं जिसका किया हुआ 1% है वो भुगत रहा है 99%, और जिसका किया हुआ 99% है वो भुगत रहा है 1%। क्यों? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रेजिलिएंट है। अब जैसे मैं जब स्वीडन गया था, तो स्वीडन में उनकी मेयर मुझे बता रही थी कि वो ऑलरेडी समुद्र से 1 मीटर नीचे है जमीन, फिर भी वो तबाही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा कर दिया है कि वो उन्होंने बचाव कर दिया है। अब हम उसको लगाने में हमारी क्षमता भी है, बॉम्बे बचाने के लिए या कोस्टल बचाने के लिए। तो हम अब समझिए बात को। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर डिजास्टर विच इज ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब पूरा इंसान रचित उनके द्वारा है, लेकिन उन पे नुकसान सबसे कम है। उनके बाढ़ भी आती है फिर भी लोग कम मरते हैं, हमारे बाढ़ आती है तो तबाही हो जाती है। क्यों? तो ये जो बेसिक चीजें हैं, एक के मान के चलो, मतलब डिजास्टर जो है वो एक क्यूरिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अर्थक्वेक का पढ़ाते थे ना, अर्थक्वेक के साथ साथ ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है और उससे बचना कैसे है। कम से कम ये बच्चे जब स्कूल जाते हो तो बताएं यार समर हिल में आप ऐसा तो मत करो। गाँव में कम से कम ये जो विजडम के साथ, तो ये बड़ा काम ये है। जो हम कैंपेन चलाते हैं एनवायरनमेंट सेफ्टी को लेकर, पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, रैलीज निकलती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलते हैं, ये काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इनकी कोई वैल्यू है कि नहीं? देखिए क्योंकि आप पेड़ लगाने के लिए कहते हो 1000 पेड़ लगाइए और वहाँ पर एक ही झटके में 1000 पेड़ कट भी जाते हैं, लीगैलिटी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रोसेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो काम तो ऐसा नहीं, हम आज से 15 साल पहले जब कोई वातावरण की बात करता था ना, तो हमारे ऐसे लोगों को लोग बोलते थे बेवकूफ़ है। आज आप भी हमें बुला रहे हो इस बात पे बात रखने के लिए, तो बदलाव तो हो गया ना थोड़ा। क्यों? ये इसलिए नहीं हुआ कि हम यहाँ हैं, ये इसलिए हुआ है कि डिजास्टर हर साल आने वाला है। ये इसलिए हुआ है कि वो जो विनाश है वो सिर पे बैठ चुका है ऑलरेडी, उससे आप बच नहीं सकते। अब आप उसको कलयुग बोलो, उसको भगवान का शाप बोलो, जो भी आप बोलो, लेकिन ये श्राप आपके सिर पर हमारे आ चुका है। और ये हमारी करनी नहीं है, ग्लोबल नॉर्थ की है। भुगत हम रहे हैं, लेकिन हम कम से कम इतना तो करें अपने विज्ञान से कि उसको भुगतते हुए हम अपने जितनी जान बचा सकें, जितने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट है, आफ्टर एसेट हार्ड अर्न मनी से ना, आपको मेरे पैसे से फाइट के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप जितना मैं देख रहा हूँ, इसलिए ऐसे शहर बनाए जो शहर रेजिलिएंट हों। ऐसे शहर बनाए जिनमें पता हो भाई देखो इससे ज्यादा आरसीसी नहीं जाना चाहिए। हम सोचते हैं आरसीसी हमने जमीन पे लगा दिया नीचे और हम बच गए, बचने वाले नहीं है। आरसीसी के मकान तो गए सारे नदी के नजदीक जो थे। हाइड्रो पावर आप ऐसी जगह पर लगा रहे हो जो हाइड्रो पावर मतलब वल्नरेबिलिटी मैपिंग ही नहीं है उसकी। तो आप देख लिया आपने 4 हाइड्रो पावर। इतनी रिसर्चेस तो रहती होंगी, मतलब बिना रिसर्च किए तो। एक्चुअली मैंने कहा जो पैरानोया पागलपन है ना, कि बस आप डेवलपमेंट करो बस। तो डेवलपमेंट तो जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, और अगर ये डेवलपमेंट हमें और विनाश की तरफ ले जा रही है तो ये रोकनी पड़ेगी। ठीक है, रोकनी पड़ेगी, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जैसा कि आपने बताया कि चीज़ें ख़राब तो होंगी, बस अब ये नहीं है कि उन्हें हम टाल नहीं सकते, उनके लिए रेडी हो सकते हैं और उनका जो लॉस है, जो डैमेज है, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए लगातार कोशिश कर सकते हैं। राजधानी शिमला के साथ साथ हिमालयन क्षेत्र और पूरी देवभूमि में इस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत भी है। और ये ज़रूरत न सिर्फ आम आदमी के स्तर से शुरू होती है, बल्कि ये प्रशासनिक स्तर पर भी जाती है और सरकारी स्तर पर भी जाती है। और उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में इस तरफ ध्यान दिया जाएगा, आम लोग भी ध्यान देंगे, हम आप भी ध्यान देंगे और प्रशासन और सरकारी तबका भी
ध्यान देगा। बहुत बहुत शुक्रिया टिकेंद्र पंवर जी, आप इस खास कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और वक्त निकाल कर आपने इस एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अपनी बात इस मंच पर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको भी समझ में आया होगा, आपको भी जानकारी मिली होगी कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो प्रयास है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।